Ready, so we can start now. Okay. नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फिर से खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम के अंदर। और आज जो हमारे शूटिंग के एक्सपर्ट हैं मिस्टर समरेश जंग सर, जो कि कई बार नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर हाईएस्ट गोल्ड मेडल लेने वाले खिलाड़ी रहे हैं, एशियन गेम के गोल्ड मेडलिस्ट एंड अर्जुन अवार्डी हैं, ओलंपियन हैं और शूटिंग के बहुत ही पुराना और सबसे लंबा शूटिंग का करियर है आज के टाइम पे जो एक्टिव शूटर्स हैं उनमें भी, और जो वर्तमान में कोचेज हैं उनमें भी। और ऐसा मुझे पूरा मतलब यकीन है कि आज आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें सभी में आपको सेटिस्फाई किया जाएगा। और आज जो कि आप हमारा टॉपिक है ब्रीदिंग एंड साइट के ऊपर, तो इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं सभी आज आपको अनम्यूट नहीं किया जाएगा। आप अपने चैट बॉक्स के अंदर सारे क्वेश्चंस लिखते जाएं, जैसे भी कोई क्वेश्चन आता है एंड में हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन लिए जाएं। और उसके अलावा ऐसा कुछ अभी तक फिलहाल है नहीं, होगा तो आपको बताया जाएगा। समरेश सर, द फ्लोर इज योर्स, यू कैन स्टार्ट प्लीज। या थैंक यू ओम प्रकाश। आज हमने डिस्कस करना था, मैं जरा इसको स्क्रीन शेयर कर दूं अपना। एक मिनट करता आज बेसिकली हमें डिस्कस करना था थोड़ा साइट्स के बारे में एंड ब्रीदिंग के बारे में। सो लेट्स बिगिन। साइट्स, ये जो आप देख रहे हैं एक साइट पिक्चर है। साइट पिक्चर इज बेसिकली आपकी साइट्स को आपने टारगेट के साथ आप कैसे देखते हैं। सो जो फर्स्ट फोटोग्राफ दिख रहे हैं वो आपको फ्रंट साइड और बैक साइड का कॉम्बिनेशन अगेंस्ट अ टारगेट। सो जो आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप सब कुछ कर लेंगे, सब बैलेंस कर लेंगे, ग्रिप अच्छी बना लेंगे, लेकिन अगर आप साइड को ही ध्यान से नहीं देखेंगे तो इसका मतलब आपकी पिस्टल सीधी नहीं होगी। और साइड्स को देखने का एक हमारा नेचुरल टेंडेंसी होती है कि ह्यूमन या नेचुरल टेंडेंसी जिसको बोलेंगे कि हमारे को जिस चीज़ पे निशाना लगाना है हमारी साइट अपने आप ही उस तरफ भागती है, उस तरफ जाएगी। बट शूटिंग में हमें इसको टेंडेंसी को थोड़ा सा कंट्रोल करना है और हमें साइट्स पे फोकस करना है। मतलब हमारी साइट्स अगर आपकी सीधी होंगी तो आपकी मतलब आपकी बंदूक सीधी है। तो नो, उसमें भी अब साइट आंखों की कैपेसिटी ऐसी है कि हम एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस कर सकते हैं। तो अगर आपने टारगेट पे फोकस किया तो ऑटोमेटिकली जो आपकी बंदूक की साइट है वो आपकी जो अलाइनमेंट है, साइट अलाइनमेंट, वो थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी। वो थोड़ी नहीं कि टेढ़ी हो जाएगी उसमें। अगर अब प्लस अब ना अब आपके पास तीन चीजें देखनी है, टारगेट है, फ्रंट साइड है और बैक साइड है। तो अगर आप टारगेट पे देखेंगे तो आपका साइड का जो अलाइनमेंट जो आपकी फ्रंट साइड और बैक साइड है वो हिल जाएगा, उसका कॉम्बिनेशन बिगड़ जाएगा। नाउ अब आपके पास बैक साइड है, बैक साइड बहुत पास है एंड फ्रंट साइड है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप फ्रंट साइड पे फोकस कीजिए, फ्रंट साइड को शार्प देखिए और आपकी जो पेरिफेरल विजन है, अनफोकस साइड है, उससे आपको बैक साइड दिख जाएगा। तो आपको बेसिकली आपका फ्रंट साइड और बैक साइड का कॉम्बिनेशन वो दिख जाएगा, पर फोकस आपका फ्रंट साइड पे होना चाहिए। जितना शार्प रख सकते हैं उतना, एंड दोनों को कॉम्बिनेशन, दोनों का गैप, फ्रंट साइड में और बैक साइड के दोनों जो गैप होते हैं लेफ्ट राइट, वो दोनों बराबर, प्लस फ्रंट साइड और बैक साइड का लेवल बराबर रखें। अगर आप इस पे मेंटेन करेंगे तो आप अपने आप ही आपकी बेसिकली का मतलब ये होगा कि आपकी बंदूक सीधी है। तो बंदूक सीधी है तो आप टारगेट पे जब भी आएंगे और बंदूक अगर आपकी सीधी होगी तो गोली सीधी ही जाएगी, जहां पे आप देख रहे हैं उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो नाउ एक कॉन्सेप्ट और है हमारा 6 o'clock एमिंग, स्पेशली प्रिसिजन शूटिंग में। सो जो आप दूसरा पिक्चर देख रहे हैं जिसमें आप
टारगेट का गोला एंड फ्रंट साइड देख रहे हैं। 6 o'clock एमिंग में जनरली लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा 6 o'clock बिल्कुल एग्जैक्ट 6 o'clock प्लेस करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल काले के साथ मिला के। तो अगेन उसमें दो प्रॉब्लम हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम है, जब आप किसी चीज से मिलाना शुरू करेंगे तो नजर आपकी ऑटोमेटिकली आगे भागेगी, तो आप टारगेट की तरफ फोकस करना शुरू कर देंगे, तो टारगेट पे भाग रही है। तो जैसे आपकी टारगेट पे जाएगी आपका साइट अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम जो बड़ा होता है वो ये होता है कि आपकी जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है फ्रंट साइड से, फ्रंट साइड के अपर एज से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो आपको आपका जो काले का जो ब्लैक रिंग है उसके अंदर उसमें रिफ्लेक्ट करेगी, तो वो काला जो है आपका बहुत अच्छा सा डिमार्केशन नहीं नजर आएगा, अलग से नजर नहीं आएगा। तो वो जो आपका सेट है उसको डिपेक्ट कर रहा है कि उसकी रिफ्लेक्शन से, आपको जो लाइट की रिफ्लेक्शन से आपका जो एरिया है जहाँ पे आप एम कर रहे हैं उससे थोड़ा सा फर्क हो जाएगा उसमें। एंड प्लस ये उस पर डिपेंड करेगा कि लाइट कितनी है। अगर लाइट ज्यादा है तो ज्यादा एरिया कवर हो जाएगा, कम है तो कम होगा। तो इसीलिए हम 6 o'clock जो पहला वाला पिक्चर है वो 6 o'clock थोड़ा गैप देके, सो दैट आप बिल्कुल काले के अंदर नहीं घुस रहे हैं। बेसिकली प्रिसिजन में जो है, आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ। ये जो आप अभी जो अलाइनमेंट देख रहे हैं, ये जो चीज मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा था, वो हमारे दो एरर्स होते हैं जनरली साइट अलाइनमेंट के। एक हमारा होता है कि पैरेलल एरर। पैरेलल एरर जैसे आप पहला वाला डायग्राम देख रहे हैं कि साइड्स आपके बिल्कुल अलाइंड है, साइड्स प्रॉपर्ली अलाइंड है, फ्रंट साइड बैक साइड के बीच में है, पर टारगेट के लेफ्ट राइट कहीं पे है। तो अगर आपकी साइट अलाइंड है, इसका मतलब टारगेट आपकी पिस्टल सीधी है, तो आप शॉट चलाएंगे भी तो अगर वो सेंटर में नहीं लगेगा तो बहुत दूर भी नहीं लगेगा। जितना आपका वेरिएशन है, जितना आपका लेफ्ट राइट अप डाउन है, वहीं लगेगा। पर इन द सेम साइड अगर आपको प्रॉब्लम, अगर आप साइड अलाइन करने में एंगुलर एरर कर देते हैं कि फ्रंट साइड आप बैक साइड के इंस्टेड ऑफ बीच में होने के थोड़ा लेफ्ट राइट हो जाएगा। अगर वो फ्रंट साइड लेफ्ट राइट होने के बावजूद भी अगर आप इसको इसमें बीच में भी रखेंगे, टारगेट के बीच में बुल से मिला के रखेंगे, और फिर और एंगुलर एरर रहेगा, तो शॉट का जो डिपिक्शन है वो बहुत दूर होगा आपका। तो जो शॉट आपका फायर होगा वो उसी तरफ, लेकिन आपका जो एरर है वो ज्यादा दूर रहेगा। तो इसलिए इट्स ऑल हमेशा अच्छा रहता है कि आपकी फ्रंट साइड अलाइंड रहे, दोनों फ्रंट साइड बैक साइड अलाइंड रहे, तो आप कहीं पे भी अपने होल्ड के अंदर कहीं पे भी गोली चलाएंगे तो उस होल्ड के अंदर ही लगेगा। अगर आपने लेफ्ट राइट या उसमें एरर कर दिया साइड मिलाने के अंदर, तो प्रॉब्लम ये होगा कि आपको लगेगा कि आप सीधा चला रहे, पर एरर बहुत बड़ा होगा। सो बेसिकली आपको ये रखना है कि आपकी फ्रंट साइड और बैक साइड अगर अलाइंड है तो इसका मतलब है आपकी पिस्टल सीधी है। सीधी पिस्टल है तो आपके होल्ड के अंदर ही लगेगा। ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट ये देता हूँ कि हमारा एक जनरल एक रहता है कि कितनी साइड बड़ी होनी चाहिए, कितनी साइड छोटी होनी चाहिए। तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि प्रिसिजन में जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो प्रिसिजन में जितना आपको जैसे बुल जो ब्लैक एरिया है, जितना बड़ा आपको ब्लैक एरिया नजर आ रहा है, उतना ही तकरीबन उतना या हल्का सा उससे ज्यादा आपका फ्रंट साइड की विड्थ होनी चाहिए। सो जितना आपको दिख रहा है, नॉट कि जितना फिजिकली है, जितना आपको दिख रहा है। अगर आप रेंज पे खड़े हैं 50 मीटर्स पे, 10 मीटर्स पे खड़े हैं, तो जितना आपको काला वाला दिख रहा है, रफली उतनी ही चौड़ी आपको फ्रंट साइड दिखनी चाहिए। थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, पर दिस इज बेसिकली फॉर आपका फ्रंट साइड आपका जो है आपके प्रिसिजन के लिए। थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। तो इसका बेसिकली प्रोपोर्शन जो रखा जाता है, जैसे 1:2 या 1:3 प्रिसिजन, फ्रंट साइड और बैक साइड का प्रोपोर्शन। अब लेकिन यही चीज अगर आप इसमें आ जाए, ड्यूलिंग में आ जाए, रैपिड फायर में आ जाए, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं हो जाता बेसिकली, जितना आपका साइट क्लोज हो जाएगा उतना ही आपका साइट, उतना ही जो आपका साइट है वो आपका अक्वायर करने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। एंड प्लस
स्पेशली रैपिड फायर एंड 25 मीटर इवेंट में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसको आराम से अक्वायर करके चला सको। आप टाइम लिमिटेशन है, जल्दी गोलियां चलानी है, तो इसलिए आपको उसके लिए आप जनरली ब्रॉडर फ्रंट साइड इस्तेमाल करते हैं, चौड़ी फ्रंट साइड और चौड़ा बैक साइड, क्योंकि उसमें क्या है आपको जल्दी दिख जाता है, अच्छे से फोकस हो जाता है, जल्दी आप देख सकते हो उसको, एक्वायर जल्दी कर सकते हो फ्रंट साइड पे। प्लस स्पेशली जैसे रैपिड फायर है और ड्यूलिंग में आपका पूरा एरिया ही काला है, पूरा टारगेट ही काला है, सो उसमें दिख जाता है। सो ये जो आपको पहले उसमें जो सेकंड फोटोग्राफ दिखा रखी है, उसमें दैट इज अ रफ आइडिया कि उतना आपको कॉम्बिनेशन ड्यूलिंग स्पेशली रैपिड फायर में उस कॉम्बिनेशन का साइट रखना चाहिए। बट अगेन ये सारे जो बता रहे हैं ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि रैपिड फायर में एक हमारे एक शूटर हुए हैं वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट रैपिड फायर शूटर स्टूमन, वो हमेशा बहुत पतली, मतलब आई थिंक शायद 1 mm की या कुछ ऐसे ही फ्रंट साइड इस्तेमाल करते हैं, पर एंड रिकॉर्ड चलाया, ओलंपिक मेडल जीते हैं, कई कई मेडल जीते हैं ओलंपिक मेडल, तो वो डिपेंड करता है, बट उतना ही काम किया। अब इसी से रिलेटेड जो आप नीचे वाले डायग्राम देख रहे हैं, दो बेसिकली दोनों फोटोग्राफ्स में आप जो देखेंगे, जो फर्स्ट और सेकंड, जो नीचे वाले फर्स्ट और सेकंड है, दोनों के अंदर जो एरर है साइड का, दोनों साइड है लेफ्ट में है और बराबर है, लेफ्ट फ्रंट साइड दोनों बैक साइड के अंदर बराबर लेफ्ट में। लेकिन क्योंकि नीचे जो पहला वाला फोटोग्राफ है उसके अंदर हमारी ब्रॉड साइड है, बैक साइड ब्रॉड है, तो हमें उतना एरर कम नजर आता है, और जितनी दूसरी वाली फोटोग्राफ में जितना हमारा बैक साइड का विड्थ कम है, हमें एरर ज्यादा नजर आता है। सो नाउ व्हाट, इसके अंदर क्या होता है, अगर आपको स्पेशली रैपिड फायर और ड्यूलिंग में जहाँ पे फास्ट फायर करना, अगर आपको एरर ज्यादा नजर आ रहा है, तो जो आपको नजर आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा आपकी ट्रिगर कैसे चल रहा है, फिंगर कैसे चल रही है। तो जैसे ही आपको एरर नजर आएगा, आपके ट्रिगर रुक जाएगा और आप उसको करेक्ट करना शुरू कर देंगे। एरर दोनों में बराबर है, लेकिन इस वाले में नजर ज्यादा आ रहा है और इस वाले में नजर कम आ रहा है। सो अगर आपको कम नजर आएगा तो आप फ्रीली गोली चला सकेंगे और दूसरे वाले में करेक्ट करेंगे। नाउ यही चीज आप अगर प्रेसिजन में इस्तेमाल करेंगे तो आपका एरर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि प्रेसिजन में आपको टारगेट का 10 है जो छोटा होता है, तो इसलिए उसमें थोड़ी सी पतली बैक साइड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ शूटर्स को देखा है मैंने जो बैक साइड इतनी पतली इस्तेमाल करते हैं कि बिल्कुल ऑलमोस्ट जैसे फ्रंट साइड और बैक साइड बराबर ही लगता है, उसके अंदर बहुत पतला सा रोशनी रह जाती है। तो उस कंडीशन में हम जैसे ये वाला अभी दिखा रहे हैं, सेकंड फोटोग्राफ है, जैसे इसके अंदर ब्लैक के अंदर चला गया तो वो जो बहुत पतला हो जाएगा, वो उसमें क्या एंगुलर एरर तो जरूर कम हो जाएगा, क्योंकि छोटी सी गलती आपको नजर आएगी, लेकिन उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा चलाना, और उतना ही आपको फोकस करना पड़ेगा, और उतनी ही आंखें आपकी जल्दी थकेंगी, उतनी फटीग पड़ेगी। पर इसके और प्लस लाइट का जो रिफ्रैक्शन है वो होगा, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा उसमें एरर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो वेट थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, पर एंड इट शुड बी कंफर्टेबल, कि आप आराम से देख सको, आपको बहुत स्ट्रेन ना करना पड़े, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं रखना चाहिए कि आप उसको बहुत चौड़ा कर दे और आपकी गलती आपको दिखाई ना दे बिल्कुल, जिससे आप करेक्ट नहीं कर पाओ। सो ये बेसिकली ये थोड़ा सा था इसका साइड्स का। नाउ एक हमारा बहुत प्रॉब्लम होता है कैंटिंग का। कैंटिंग का प्रॉब्लम जो होता है, उसमें मैं आपको ये जो पहला जो डायग्राम है ये दिखा रहा हूँ कि अगर राइट को पिस्टल साइड आपकी कैंट होगी और आपने बुल के नीचे टारगेट अलाइन करके कर रहे हैं और फायर कर रहे हैं आप इसको, तो शॉट, क्योंकि बैरल और साइड का कॉम्बिनेशन ऐसा है, बैरल ऐसी है और साइड ऐसे है, अगर आपका कॉम्बिनेशन ऐसे होगा तो आपका शॉट्स जो होंगे वो सारे राइट हैंड साइड को जाना शुरू हो जाएंगे। एंड सेम थिंग इज आपका अगर लेफ्ट में आपको लगेगा कि आपकी पिस्टल सीधी है, मैंने सीधा चलाया, लेकिन क्योंकि वो कैंट था, राइट को कैंट है, तो शॉट्स आपके राइट को जाना शुरू कर देंगे। एंड वही हालत अगर आपके पिस्टल लेफ्ट को कैंट होगी तो शॉट लेफ्ट को जाना शुरू कर देंगे। सो दिस इज वन मोर रीजन जो आपके शॉट्स राइट में लेफ्ट में जा रहे हैं, इज कैंटिंग। आप कैंट करते हैं उसको, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है कि वो चीज ना हो।
एक और चीज़ है जो आप रैपिड फायर में और ड्यूलिंग में इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं कि बेसिकली जैसे आपका रेडी हुआ, अटेंशन हुआ, आप टारगेट पे गए, आपने टारगेट पे साइट को अलाइन किया एंड फिर आप हाथ नीचे लेके आए। सो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग अलाइन किया, नीचे लेके आए, और बहुत लोग क्या होता है कि नीचे आके उसको एडजस्ट करते हैं उसको ना, कि साइड देखने के लिए। जो आपका जो दूसरा वाला डायग्राम है जहाँ पे आप देख रहे हैं रेडी पोजीशन में आदमी, उसमें साइड्स ऐसी नजर आएंगी कि पहले ऊपर आपके अलाइंड है, जब आप नीचे लेके जाएंगे बिकॉज आपका हाथ का और पिस्टल का एंगल ऐसा है, आपकी फ्रंट साइड वहीं पे छुप जाएगी। और क्योंकि वो छुप जाती है फाइट, तो कई लोग होते हैं कि उसको करेक्ट करते हैं। जब उसको करेक्ट करेंगे तो आपका जो हाथ का और ये इसका एंगल चेंज हो जाएगा। तो जब आप ऊपर पिस्टल ऊपर लेके आएंगे और आपने रेस्ट नहीं लाया, तो ये जो साइड यहाँ पे अभी ऐसे दिख रही है, वो ऊपर जाने के बाद ऐसे नजर आएगी। जो फ्रंट साइड है वो ऊपर निकल जाएगा, तो फिर आपको करेक्ट करना पड़ेगा। सो बेसिकली साइड्स मिलाएंगे और साइड्स को नीचे लेके आएंगे। और नीचे कुछ नहीं है, मतलब बेसिकली आपके दिमाग में होना चाहिए कि सारा मेरा फिक्स्ड है, हाथ रेस्ट सब कुछ फिक्स्ड है। एंड जब आप उठा के लेके आएंगे और आपने अगर कुछ नहीं छेड़ा, तो फ्रंट साइड अपने आप आके अपनी जगह पे खड़ी हो जाएगी। अगर ये नहीं करेंगे आप, तो आपके पास उतना ही करेक्शन करना पड़ेगा, उतना ही आपका टाइम कम होगा। टाइम कम होगा मतलब आपको साइट्स अच्छी नहीं नजर आएगी, तो ट्रिगर दबाना रुक जाएगा आपको। ट्रिगर दबाना रुक जाएगा तो आपका लेट हो जाएगा। लेट करेक्शन करते करते टाइम कम पड़ जाएगा, एंड देन इवेंचुअली आप टाइम खत्म करने के लिए स्नैच करेंगे, जो सारे सिस्टम को बिगाड़ देगा। सो ये था इसके बारे में, आपका साइट्स के बारे में। नाउ एक ब्रीदिंग। ब्रीदिंग जो है हमारा बेसिक है कि सांस ही लेना है। और हमारा एक इनर बॉडी क्लॉक जो है वो है। एंड एक चीज हमारी कंसिस्टेंट चलती है, जो वो है सांस लेना, सांस लेने की रिदम। हम शूटिंग में यही सुनते आए हैं कि हमेशा से कि रिदम होना चाहिए, हर चीज में रिदम होना चाहिए। तो आप कैसे बनाते हैं अपनी बॉडी क्लॉक, अपना बॉडी रिदम जो है वो आपका कैसे बनेगा शूटिंग? आप हर चीज घड़ी देख के नहीं कर सकते। आप घड़ी देख रहे हैं तो आपका टाइम ध्यान घड़ी पे जाता रहेगा। एंड बेसिकली आपके पास इतनी सारी चीजें हैं सोचने के लिए और करने के लिए, जो उसमें से आप जितनी चीजें एलिमिनेट कर दें उतना अच्छा। तो एक है कि बॉडी का रिदम, टाइमिंग जो है वो आप ब्रीदिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। आपके ब्रीदिंग साइकिल, सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस लेना, इसको कंसिस्टेंट बना लेंगे तो ये आपका एक साइकिल बन जाएगा। सो बेसिकली जैसे मैंने इस्तेमाल किया है, काफ़ी लोग और भी इस्तेमाल करते हैं। मेरे हिसाब से जैसे मैं शॉर्ट लोड किया, एक नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है सब कुछ, जैसे शॉर्ट लोड किया, तैयार हुआ, सो नाउ आई एम गेटिंग मेंटली रेडी टू फायर अ शॉट। सो उस टाइम 2 नॉर्मल ब्रेथ्स, मतलब रोकना नहीं है और खींचना भी नहीं है ज़्यादा। जनरली लोग ऐसे करते हैं कि जैसे अगर अभी शॉट चलाना तो ज़्यादा ऑक्सीजन, जब आप ज़्यादा खींचना शुरू करते हो तो तब क्या होगा उसके अंदर कि आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। सो यू डोंट हैव टू एक्स्ट्रा सांस लेने की जरूरत, नॉर्मल लेवल पे सांस लेते रहिए। तो नॉर्मल सांस, 2 सांस लिया, देन यू पिक अप, एक सांस ली छोड़ी, एक सांस ली छोड़ी, एंड देन आप उठा रहे हो। जब आप उठा रहे हो तो देन उस टाइम एक और सांस के साथ सांस, देन यू गो अप इनटू योर एमिंग एरिया, जहाँ पे भी है, जैसे भी जाते हैं, एंड देन यू स्टार्ट कमिंग बैक। एंड उस टाइम जब आप नीचे आ रहे हैं तो सांस को छोड़ते हैं। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि फोर्स करना, उसको सांस को बाहर निकलने देते हैं। और उसको निकलने के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आपको ना आपका सांस बाहर जा रहा है ना अंदर आ रहा है, एक जगह आके रुक जाएगा वहां पे। सो दैट इज वेयर आपके लंग्स में एयर है एंड आपको सांस लेने की जरूरत नहीं। सो देयर आप वहां पे रुक के, वो है पॉइंट जहां पे आप सांस रोक, जिसको बोल रहे हैं सांस रोके। सो आप सांस खींच नहीं रहे और सांस छोड़ भी नहीं रहे, सो यू आर जस्ट स्टेबल, आपकी ब्रीदिंग रुक गई वहां पे। एंड इतनी कैपेसिटी होगी तो ऑब्वियसली इसलिए बोलते हैं कि लंग कैपेसिटी आप बढ़ा लीजिए। अगर आपकी लंग कैपेसिटी ज्यादा है तो जो रेजिडुअल एयर है, ऑक्सीजन जो होगा वो आपका काफी आपके अंदर ज्यादा होगा। सो आपकी ज्यादा देर तक आप ऑक्सीजन की में आपका डिप्लीशन कम होगा, मतलब आपके पास रेजिडुअल ऑक्सीजन ज्यादा होगा। सो आपके ऑक्सीजन रहेगा तो जल्दी आपका ऑक्सीजन डिप्लीशन नहीं होगा। सो नाउ उस लेवल पे आके देन आप होल्ड कर रहे हो एंड देन यू आर होल्डिंग एंड एग्जीक्यूटिंग योर शॉट।
उस टाइम पे। अब मैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो, काफी लोग ऐसे हैं जो एक बार ही उठाया, ऊपर ले गए और वहीं से नीचे ले आए। मैं पर्सनली क्या करता था कि मैंने 2 सांस लिया, तीसरे सांस पे ऊपर ले गया, एंड मैं ऊपर एक जगह पे होल्ड करता हूँ। होल्ड करके वहां पे मैं सांस छोड़, नॉर्मल सांस छोड़ता हूँ, एंड वहां पे मैं साइड अलाइन करता हूँ कि जैसे मेरे को पकड़नी है साइड्स जिस तरह से, एंड देन मेरा फोकस वहां पे एक छोटा सांस और लेता हूँ। छोटा सांस लिया एंड देन छोड़ते हुए है, सो दैट जब मैं एमिंग एरिया में आ गया, ट्रिगर चला रहा हूँ, स्क्वीज कर रहा हूँ, सो दैट कि जो मेरा एक लिया और वहां पे जो सेकंड सांस है, दैट इज लाइक कि थोड़ा सा और ऑक्सीजन जो मैंने इस्तेमाल किया उसके अंदर, उसको रोकने के लिए, कि वो जो इस्तेमाल किया उसको रिप्लेनिश करने के लिए, कि मेरे पास ऑक्सीजन रहे। बट दिस इज अगेन सबके लिए अलग अलग है, सबका है, सब कैसे कर सकते हैं। और अपना रिदम जो बनाना है आपको बेसिकली डिपेंड करेगा आपकी ब्रीदिंग के ऊपर। आप, ब्रीदिंग इज द बेस्ट वे टू मेक योर रिदम, इवन टू कंट्रोल आपका जो हार्ट रेट बढ़ रहा है, जो एंजाइटी बढ़ रही है, सो यू स्टार्ट ब्रीदिंग। जब आपको थोड़ा सा प्रेशर लग रहा है कि कुछ ज्यादा है, कुछ यू आर थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स, तो आप उस सबको फोकस कर सकते हो अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करने से। अगर आप ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करेंगे तो देन एवरीथिंग कम्स इनटू योर back comes into your system again। एक चीज और है, मतलब यही जैसे आपका रिदम का, जैसे है आपका, आपके पास 25 मीटर्स में टाइम है, जैसे आपका बोलते हैं अटेंशन, अटेंशन के बाद टारगेट आपके टर्न हो जाते हैं या रेड लाइट आ जाती है, डिपेंडिंग ऑन वट एवर यू यूजिंग, 7 सेकेंड्स है। सो नाउ उसके अंदर भी रिदम होता है। सो बेसिकली जैसे है कि आप उठाएंगे, आपका अटेंशन हुआ तो यू जस्ट नीचे आते आते छोड़ दीजिए, लंबी सांस छोड़िए, एक लंबी सांस लीजिए, देन एक छोटी सांस, उसको छोड़ के छोटा सांस लेना और थोड़ा सा छोड़ना। ये आप 7 सेकंड में मेंटेन कर सकते हैं। सो आप अपना वो 7 सेकंड का रिदम बना सकते हैं कि ये है। सो देन यू आर रेडी कि हाँ ये मेरा हो गया पूरा, अब टारगेट आने वाला है। यू शुड नॉट, आप जैसे टारगेट आने वाला ये क्या, लोग जनरली सरप्राइज होते हैं, अरे टारगेट आ गया। अगर आप ये रिदम मेंटेन कर रहे हैं ब्रीदिंग के साथ, तो आपके एक तो ऑक्सीजन पूरा चल रहा है बॉडी में, जो आपको पूरा ले जाएगा पूरे सीरीज के थ्रू, प्लस दूसरा आपको ऑटोमेटिकली पता है कि अभी टाइम हो गया है आपका आने के लिए, कि टारगेट आने वाला। सो यू आर मेंटली रेडी कि टारगेट आ जाएगा। इस चीज को ये आपका अपना अपना कर सकते हैं। मेरा सिस्टम ये था कि मैं ले जाता हूँ, जैसे ही अटेंशन होता है तो देन हाथ नीचे आते हुए सांस छोड़ता हूँ, लंबी सांस छोड़ता हूँ, लंबी सांस लेता हूँ, फिर छोड़ता हूँ, एक छोटी सांस छोड़ता हूँ, फिर छोटी सांस लेता हूँ, एंड देन आई एम रेडी कि अभी आने वाला है। अब इस चीज को आप किस हिसाब से करेंगे वो आपको वर्कआउट करना है। अब एक क्वेश्चन अभी 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आया था, पहले क्लासेस में आया था कि हाथ उठाते हुए मतलब ब्रीदिंग कैसे करना चाहिए। सो नाउ क्या है, जैसे नॉर्मल हमारी एनाटमी है, रिब के जो मसल्स हमारी हाथ के लगे हुए हैं। तो जब आप हाथ उठाते हैं, तो बेसिकली जब आप हाथ उठाते हैं तो आपका रिब के जो है एक्सपैंड करता है। तो जब आप एक्सपैंड कर रहा है, सो जैसे ही एक्सपैंड करेगा तो अंदर की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो सांस अंदर जाएगी। मतलब आपको सांस खींचने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल भी उठाएंगे इसको तो सांस अंदर जाएगा, अपने आप ही अंदर जाएगा। तो उठाते समय वही करना है कि हवा को अंदर आने देना है, रोकना नहीं है या निकालना। एक एक कॉन्सेप्ट ये भी था कि लोगों ने बोला था कि आप ऐसे रखिए और जब आप हाथ उठाते हैं तो आपको उठाने के एक्सेल करने की, एक्सेल करेंगे तो इट इज मोर कामिंग एंड दिस थिंग। बट मेरे हिसाब से वो एनाटॉमी के अलग चल रहा है कि आपका एक जगह तो आपका हाथ उठ रहा है, चेस्ट एक्सपैंड हो रही है जिससे नेचुरल हवा अंदर जा रही है, पर दूसरी तरफ से आप उसको फोर्सफुली हवा को बाहर निकाल रहे हैं। सो थ्योरेटिकली सुनने में अच्छा लगता है कि एक्सेल कर रहे हैं, आपको रिलैक्स फील होगा, बट प्रैक्टिकली मैंने ट्राई किया है, सो मेरे लिए नहीं काम किया। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जिनसे मैंने बात की है उनके लिए मैंने किसी को सुना नहीं कि वो एक्चुअली इस्तेमाल कर रहे हैं उस चीज को। सो बेसिकली आपका यही है कि आपने जैसे उठाया, आप रेडी हो, जैसे ही टारगेट आया
जैसे आप उठाएंगे तो चेस्ट अपने आप एक्सपैंड होगा आपके हाथ के साथ, जब एक्सपैंड होगा तो ऑक्सीजन अपने आप अंदर जाएगा। सो आप बेसिकली जो आ रहा है एक्सपैंड होते होते आ रहा है, अंदर खींचना नहीं है और जबरदस्ती खींचना नहीं है, जबरदस्ती छोड़ना नहीं, क्योंकि जबरदस्ती आप जब करेंगे तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा एंड वी डू नॉट वांट, हमका जितना हार्ट रेट बढ़ेगा उतना मूवमेंट बढ़ने के चांसेस, मूवमेंट भी बढ़ेगा। सो बेसिकली हमको क्या है कि जितना स्टेबल और जितना कंसिस्टेंट चाहिए उतना। सो आप उठाए। सो रैपिड फायर में आपको ज्यादा से ज्यादा 8 सेकेंड 9 सेकेंड, 20 सेकेंड सीरीज जो है वो सबसे लंबी रहेगी जिसमें आपको ये करना पड़ेगा। तो एनीबडी, कोई शूटर भी एक डिसेंट फिजिकल, डिसेंट मीनिंग नॉर्मल, आप एवरेज उसमें भी रखेंगे अगर आप फिजिकली फिट है एवरेज, तो 20 सेकेंड 25 सेकेंड तक तो आराम से हवा रोक ही सकता है, सांस मतलब अपनी ब्रीदिंग को रोक सकता है। सो उसमें उसका इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम आती है जब आप ज़्यादा हवा रोकना, मतलब ज़्यादा देर तक रोकना चाहते हैं, जैसे स्पेशली प्रेसिजन में, क्योंकि आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा रोकते रहेंगे। उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन का लेवल जो है बॉडी में वो कम होता जाएगा, एंड ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा तो एक अंदर से आता है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, सांस लो। प्लस दूसरा आपकी विजन पे इफेक्ट पड़ने लगता है एंड उसके साथ साथ स्टेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ने लगता है। एक तरफ से मन के एंजाइटी ब्रेन का पड़ रहा है, बॉडी पे बढ़ रहा है कि है, दूसरा आपको शॉट निकालना, तो उसमें एरर करने के, गलती करने के चांसेस बहुत, एक दो बारी करके आप कर सकते हैं, बट अगर आप हर बारी करेंगे इसको, एंड क्योंकि लंबे मैचेस होते हैं, हर बारी करेंगे तो आपका ओवर द टाइम जल्दी आपकी ब्रीदिंग का ऑक्सीजन डिप्लीशन ज्यादा होगा, जल्दी आपको फटीग आएगा, थकेंगे जल्दी, दिखने में प्रॉब्लम होगा और फिर एंजाइटी लेवल्स बढ़ने लगेंगे। सो बेसिकली ब्रीदिंग को कंट्रोल कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि रोकिए, ब्रीदिंग साइकिल मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, और ये आपको ट्रेनिंग में सब कुछ करना पड़ेगा, ट्रेनिंग में सीखेंगे, ट्रेनिंग पे इस पे काम करना पड़ेगा, तो फिर आप आगे जा सकते हैं, इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। एंड ये चीज़ जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जब मैचेस चलते हैं, तो उस चीज़ में ये ब्रीदिंग आपका जो है ये आपको एक नॉर्मल लेवल की तरफ लाने की कोशिश करें। मैंने कई बार फाइनल्स में किया, जैसे फाइनल का शॉट चलाया है, एंड देन आप जब तक अनाउंसमेंट हो रहा है तब तक टाइम है, तो कुछ नहीं, अपनी ब्रीदिंग पे सांस कंट्रोल, ब्रीदिंग रिदम पे ध्यान दीजिए। तो उससे क्या होता है कि ध्यान इधर उधर भी नहीं जाएगा, एंड आपका ब्रीदिंग है और ऑक्सीजन लेवल आपका मेंटेन रहेगा, एंड प्लस आपका फोकस अपने अपने पास ही रहेगा। सो इट्स अ गुड फोकसिंग, कैसे बोलेंगे इसको, टेक्निक जिससे आप अपना ध्यान अपने अंदर ही केंद्रित कर सकें। सो बेसिकली ये था। अब लेट्स ट्राई एंड की कुछ क्वेश्चंस लें, कुछ और चीज जिसमें और कुछ पूछना है तो एक्सप्लेनेशन के लिए। ओम प्रकाश, कुछ क्वेश्चंस आए क्या? बेसिकली मैंने बोला था आज उसके ऊपर डालने के लिए। जी सर, बिल्कुल। कुछ क्वेश्चन है। एक तो ये ब्रीदिंग की एक्सरसाइज पूछ रहे हैं लोग कि भाई ब्रीदिंग के लिए हम क्या करें, और दूसरा मैच प्रेशर के लिए है कि मैच प्रेशर कैसे हैंडल किया जाए। ओके, सबसे पहले तो जैसे ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग के लिए हमारे योगा के बहुत सारे एक्सरसाइज हैं जो आई थिंक ओम प्रकाश ज़्यादा है योगा के अंदर, मोर इन्वॉल्व इन योगा, तो वो बता सकेंगे। तो बेसिकली जो हम कपाल भाती, क्या ये सब जो है, अनुलोम विलोम, ये सारी जो है एक्सरसाइजेस, इनसे ब्रीदिंग का आपका कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी बढ़ेगा। तो एक ये है। प्लस ब्रीदिंग से जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, प्रेशर, मैच प्रेशर होता है, उसका एक तरीका ये है कंट्रोल करने का। प्लस मैच प्रेशर जो है, हम लोग कोशिश करते हैं मैच प्रेशर से बचने का। मेरे कोच का, जब जिन्होंने मेरे को शूटिंग सिखाया है, उन्होंने ये एक बार बात हो रही थी मैच प्रेशर के बारे में, तो उन्होंने सीधा मेरे को बोला, कहते सिर्फ दुनिया में 2 टाइप के आदमी होते हैं जिनको मैच प्रेशर नहीं होता, एक होते हैं मुर्दा और दूसरे होते हैं बेवकूफ, जिनको कोई मैच प्रेशर नहीं होता। बाकी सारी दुनिया में जितने भी टॉप लेवल जितने भी शूटर्स हैं,
सबको मैच प्रेशर होता है। फर्क ये है कि आप उसको हैंडल कैसे करते हैं। सो मैच प्रेशर सबको होगा। मैच प्रेशर कुछ हद तक अच्छा भी है बॉडी शरीर के लिए, हमारे शूटिंग के लिए, क्योंकि हम उसके ऊपर कई बार ये होता है, जैसे प्रैक्टिस में देख रहे हैं आप अपने चलाए जा रहे हैं, गलती हो रही है, जाने दो, कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैच प्रेशर होता है आपके सेंसेस थोड़े हाइटन हो जाते हैं, आपके सेंसेस ज़्यादा सेंस कर रहे हैं, एरर आपको ज़्यादा दिखने लगता है, तो इसलिए आप एरर कम करना, फोकस आपका बढ़ जाता है तो एरर कम करते हैं। सो उसमें बेसिकली एरर, उससे डरने की ज़रूरत नहीं, उसको समझने की ज़रूरत है, उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है कि हाँ मैच प्रेशर हो रहा है, इसीलिए आप उठ के। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप मैच क्यों करते हो, आप कंपटीशन क्यों करते हो। मेरे को इसलिए है क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ, मैच होने वाला था तो मेरे पेट में थोड़ी सी एक बटरफ्लाइज टाइप की होती है कि हाँ, और वो फीलिंग मेरे को अच्छी लगती है कि हाँ वो बटरफ्लाइज है और मैं जाके कर सकता हूँ, मैं फिर भी अच्छा कर सकता हूँ। तो एक वो जो फीलिंग आती है, दैट गिव्स मी, वो मेरे को और पॉजिटिव लगता है कि हाँ ये मेरे कंट्रोल में है। प्रॉब्लम मैच प्रेशर की तब होती है जब आप मैच प्रेशर को अपने ऊपर हावी होने देते हो। हावी होने देते हो तो इसका मतलब ये है कि आप इधर उधर, मतलब कि आप अपना किसी तरह से अपना जो टेक्निक है उसको छोड़ के किसी और चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैच प्रेशर है, आपको सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी ब्रीदिंग एंड अपने टेक्निक पे ध्यान देने का। एंड प्लस आप ट्रेनिंग इतना अच्छा कीजिए जो इवन मैच प्रेशर में अगर थोड़ा, और हर हम ऑलमोस्ट हमेशा ही मैच में जाते हैं तो हमेशा 2-4 पॉइंट कम होगा, डिपेंडिंग ऑन आपकी एबिलिटी, कुछ ना कुछ पॉइंट्स कम होंगे। इसीलिए आप जब ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग को आप इतना उस पॉइंट से, लाइक फॉर एग्जांपल 570 मारना है एयर पिस्टल में, सो आप मैच में, अगर ट्रेनिंग मैच में या अपनी प्रैक्टिस में आप रोज 570 मार रहे हैं, तो मैच में जाएंगे तो 70 से हो सकता है 1-2 पॉइंट कम हो। सो आप ट्रेनिंग में उसको 75 कीजिए कि अगर कल को 5 पॉइंट कम भी होता है तो फिर भी 70 पे आता है। बिल्कुल। सो ये, मतलब ये आपकी स्ट्रैटेजीज होती हैं उसको हैंडल करने के लिए। करेक्ट तो सर। थोड़ा सा समझ में आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया आपने। एक 25 मीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि जी 25 मीटर रैपिड फायर मैन में तो ब्रीथिंग का पैटर्न क्या होना चाहिए जब 7 शॉट 5 शॉट कंटिन्यू चलाते हैं, तो क्या पैटर्न होना चाहिए, कब सांस लें, कहाँ रोकें, फिर उठाते टाइम सांस लेना है या क्या है, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन। सर, रैपिड फायर इवेंट में अगर आप कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि 25 मीटर में, तो अगर सबसे बड़ी सेकंड सीरीज तो 8 सेकंड की होती है, तो हाँ 8 सेकंड में तो आप बड़ी आराम से उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने जैसे बताया, आपने 2 सांस लिया, टेंशन हुआ, नीचे गए, एंड जब आप नॉर्मल, मतलब उस टाइम आप ब्रीथ कर रहे हैं तो छोड़ के, एंड जैसे ही आप हाथ उठाएंगे तो उतनी ऑक्सीजन तो आपके अंदर जाएगी अपने आप। एंड आपके पास तो सिर्फ 5 गोली चलानी है 8 सेकंड में। सो इट शुड, मतलब ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए उसमें ये सर सांस वो जो, लेनी। वो अपने आप ही वो ऐसी उस स्टेट में आ जाएंगे जहाँ पे आपको ना सांस छोड़ना है ना सांस लेना है, तो 8 सेकंड तो प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली 10 सेकंड प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर आप नॉर्मल, जैसे मैंने बताया कि आप नॉर्मल फिजिकली फिट है, नॉर्मल उसमें बहुत हाई स्टैंडर्ड में भी है, बस नॉर्मल स्टैंडर्ड में, तब भी 20 सेकंड में छोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे सर ये जो अगर स्पॉट आपको पिस्टल और, लगता भी है 20 सेकंड में, सो जस्ट आप नहीं रोक पा रहे या कुछ हो रहा है, तो आप उसको आराम से, जो नॉर्मली थर्ड शॉट के बाद जी ले सकते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेथ। लेकिन उसमें यही होगा कि आप ब्रेथ लेंगे तो आपका जो नॉर्मल पैटर्न है शूटिंग का वो बिगड़ जाएगा। हाँ हाँ, एक सर जो स्पॉट पिस्टल और सेंटर फायर का जो डुलिंग होता है उसमें ब्रीदिंग का पैटर्न। उसमें आपके पास जैसे आपने वही, जैसे आपका अटेंशन आया, टारगेट आया, आपने उठाया, फायर किया। जब आप उठा रहे हैं तो आपने ऑक्सीजन लिया, फायर किया, एंड नाउ आप जब फॉलो थ्रू कर रहे हैं इस चीज को, तो उसमें ठक आ गया, एंड इसमें नॉर्मल सांस, फिर नीचे, फिर एक छोटा सांस लेके, फिर हो गया उतने में सेकंड 7 सेकंड फिर हो जाएंगे, 7 सेकंड पूरे हो जाएंगे, फिर टारगेट है। तो जब आप उठाएंगे, फिर मतलब खींचना नहीं है उसको, लेकिन अंदर जाएगा। मैं एग्जैजरेट करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि मेरे को पता नहीं आपको कैसे दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा।
पर नॉर्मल में जब आप उठाएंगे तो अपने आप ही चेस्ट एक्सपैंड करती है और ऑक्सीजन जाता है उसके अंदर। सो आपको रोकने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका शॉट फायर हो, यहाँ पे फिर नीचे छोड़ के और नेक्स्ट शॉट ले दिया। समझ में आया? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बताया सर, एकदम समझ में आया। एक सर नया क्वेश्चन है कि एक शॉट की सीक्वेंस कितने सेकंड की होनी चाहिए प्रिसीजन में जब फायर करते हैं, तो कितने शॉट में सेकंड में फायर कर दें? आप अब अगर आप 20 सेकंड की स्टैंडर्ड पिस्टल की बात कर रहे हैं, सो बेसिकली मतलब कोई भी जो है एक शॉट का सीक्वेंस शुड बी लाइक स्टार्टिंग टू एंड, बिल्कुल जहाँ लोड लोड करने से पहले आप जो खड़े हैं, एक शॉट खत्म हुआ तो ये आपका करीबन 35 टू 45 सेकेंड्स तक पूरा साइकिल, दैट इज जी आपने पहले वाले का फॉलो थ्रू खत्म किया, नीचे रखा, नाउ आपकी ब्रीथिंग चल रही है, आपके नेक्स्ट शॉट की प्रिपरेशन होगी। मेरे पास मैं इसको इस चीज को जो नेक्स्ट क्लास है उसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा, जी उसमें दिखा के थोड़ा सा। तो उसमें आप लोड कर रहे हैं और उठा रहे हैं एंड फायर करके फॉलो थ्रू करके शॉट नीचे रख रहे हैं। इस सब का 35 टू 45 सेकेंड्स कैसा रिदम है, ब्रीदिंग रिदम। और अगर एक जो शॉट फायर करना है फ्रॉम द पॉइंट व्हेन यू आर इन योर एमिंग एरिया, व्हेन यू आर सेटलिंग इनटू द एमिंग एरिया, जनरली बोला जाता है 7 से 8 तक। पर 5 से 8 सेकंड जो भी है, 6 से 7 सेकंड तक, ये घड़ी देख के नहीं होना चाहिए। ये जो टाइम जो है आपका, ये आपके शूटिंग से आना चाहिए, ये आपके रिदम से टाइम आना चाहिए। एग्जैक्ट जी देख के कि हाँ 5 सेकंड में गोली चल जानी चाहिए, तो आप होगा आपका ध्यान टाइम के ऊपर है और जैसे ही 5 सेकंड ठक स्नैच, वो नहीं। आपने चलाया शॉट, आपका सब कुछ सेटल है, आपने शॉट चलाया ओके 5 सेकंड, नेक्स्ट शॉट चलाया 5.5 सेकंड, अगला शॉट चलाया 6 सेकंड। सो इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट जो टाइम है वो आपकी रिदम, ये आपके शॉट से आना चाहिए, रिदम से टाइम बनना चाहिए, टाइम से रिदम नहीं बनना चाहिए। जी जी बिल्कुल। एक सर क्वेश्चन आया है कि ब्लैक के नीचे आते ही कुछ लोग एकदम जल्दी से शॉट छोड़ देते हैं और कुछ बहुत देर तक रुकते हैं मी एरिया में, तो कौन सी चीज सही है? ये बेसिकली डिपेंड करेगा आपका ट्रिगर कंट्रोल के ऊपर और आपके साइकिल के ऊपर। कुछ लोग जल्दी खींचना शुरू कर देते हैं और कितने फास्ट खींच रहे हो आप ट्रिगर, जी उस पर डिपेंड करेगा। सो जनरली बोला यह जाता है कि एन अर्ली शॉट इज बेटर देन अ लेट शॉट। आपने अगर शॉट जल्दी निकल गया, इवन आपका प्रिपेयर कर रहे हो, प्रिपेयर करते करते निकल गया, वो भी इट्स बेटर कंपेयर। ऑब्वियसली आपका टारगेट के अंदर होना चाहिए, ये नहीं कि टारगेट के बाहर ही निकल जाए। जब आप एमिंग एरिया में सेटल हो रहे हो और आप खींच रहे हो, सो जल्दी शॉट निकल गया, सरप्राइज होना चाहिए, जैसे हम बोलते हैं ना सरप्राइज शॉट, वो इट्स एन अर्ली शॉट इज बेटर देन अ लेट शॉट, क्योंकि लेट शॉट में डिले होता है, फिर आप करेक्शन में आना शुरू हो जाते हो। तो जल्दी चलना अच्छा है, लेकिन जल्दी चलना, जल्दी चलाना नहीं। हाँ क्योंकि टाइम हो रहा है इसलिए जल्दी चला दो नहीं। सब कुछ ठीक है, आप अपने सिस्टम को फॉलो कीजिए और सिस्टम को बनाइए कि वो थोड़ा फास्ट चले, नॉट कि सिस्टम लेट चले एंड फिर उसको हमें खींचना पड़े। जी जी। एक सर क्वेश्चन आया है 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इन होल बॉडी स्टांस अपर बॉडी विल मूव फ्रॉम हिप ओनली और फ्रॉम एंकल जॉइंट, विच एंकल joints are से ये fixed है कि and आपका which पूरा, are movable? मैं देख लिया उसका जी एंकल से आपका जो है, जी जो मूवमेंट है बॉडी की वो एंकल से होगी ओके। बेसिकली। आप ऊपर से मतलब आप वेस्ट से मुड़ मुड़ नहीं सकते, आप वेस्ट से बस हाँ ऐसे ऐसे कर सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन जो आपको फिक्स रखना है, पूरा का पूरा एक फिक्स बेस देना है, वो आपका पूरा ये सारी मसल सारी फिक्स हो जाएंगी एंड देन ट्विस्ट, जो ट्विस्ट आएगा वो एंकल से ट्विस्ट होगा। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल अभी तक के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, अपन आगे बढ़ सकते हैं।
please show the pistol how to do all the process, sight alignment and breathing. Okay, एक क्वेश्चन आया पिस्टल के साथ साइट अलाइनमेंट और ब्रीदिंग करने के लिए. सो मेरा पिस्टल है, ग्रिप पकड़ा. नाउ मैं पकड़ता हूँ बेसिकली ऐसे ऐसे एंड अभी रेडी हूँ. सो अब आपके पास टाइम है, घड़ी है. सो आप जब आप ये करेंगे अटेंशन आने से पहले, बिकॉज अटेंशन जब भी होगा तो यू हैव टू बी ऑन रेडी पोजीशन. रेडी पोजीशन, हाथ नीचे 45 डिग्री एंगल पे. आप बहुत पास भी नहीं ला सकते और ऐसा नहीं है कि 45 डिग्री से ऊपर कर. सो बेसिकली जैसे आपका रेडी हुए शॉट के लिए, आप आ रहे हैं, अटेंशन हो रहा है, साइट अलाइन किया आपने एंड देन अटेंशन हुआ एंड देन यू गो नीचे. इतना नीचे गए एंड जैसे ही आपका टारगेट आया देन आप अब नीचे, अब ये है इससे नीचे जा रहे हैं तो आप सांस, जैसे मैं सांस होता, तो जैसे ही आपका जैसे आया, एक सांस मैंने जैसे अटेंशन से नीचे गया, सांस छोड़ा, फिर एक लंबा सांस लिया, छोड़ा, छोटा सांस लिया, छोड़ा एंड उतने में टारगेट आया, देन सीधा लिफ्ट एंड ट्रिगरिंग जो आपका प्रोसेस है. बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन किया. शॉट खत्म हुआ एंड नाउ ड्यूलिंग जैसे कर रहे हैं तो आप वहीं पे फॉलो थ्रू कर रहे हैं तो वहीं पे फिर नीचे. और किसी चीज के बारे में अगर पूछना है तो इससे रिलेटेड या पहले जो क्लासेस हुई हैं. नहीं सर, अभी तो कोई क्वेश्चन है नहीं हमारे पास, सभी ऑलरेडी ले चुके हैं. ओके, सो क्या चीज था? ड्राई फायर टारगेट साइज और 25 मीटर रैपिड फायर होम. संदीप सिंह का क्वेश्चन है. एक्चुअली मैंने कभी ऐसा बनाया नहीं है, तो मैं तो नॉर्मल जैसे एयर राइफल का टारगेट ले लेता था, उसी को लगा के थोड़ा सा डिस्टेंस पे उसी पे कर लेते थे हम लोग बेसिकली. तो इट्स बेसिकली नॉट इम्पोर्टेंट कि साइज कितना है, कैसा है. मतलब आपको बेसिकली क्या करना है, आपको साइट कहाँ पकड़नी है तो उस पर आग लगा के आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं. बेसिकली अगर आप लोगों के पास स्कैट है तो स्कैट में एक ऑप्शन आता है, आप उसमें जाके साइज ऑफ द टारगेट फ्रॉम डिस्टेंस आपका कितना है उससे करेंगे तो आपको प्रिंट आउट दे सकता है. वो आपका डिपेंड करेगा कि आप कितनी दूर खड़े हैं. तो अगर आप 1 मीटर पे खड़े हैं तो वो उतना साइज का प्रिंट आउट निकाल सकते हो स्कैट से. अच्छा अच्छा, वेरी गुड सर, वेरी गुड. एक क्वेश्चन है सर, हाउ मेनी सेकंड शुड यू डू होल्डिंग फॉर? मीनिंग आपने होल्डिंग करना है एक्सरसाइज. हाँ. अच्छा, उसके अंदर बेसिकली हमारे साथ होता था जैसे एक्सरसाइज है कि 30 सेकंड तक होल्ड करना है, सिर्फ होल्ड करना है पिस्टल को, साइड्स को देखना, होल्ड करना, ट्रिगर नहीं दबाना, कुछ नहीं. 30 सेकंड्स. हाँ हाँ. और खासतौर से एयर पिस्टल, फ्री पिस्टल सबके लिए चलेगा ये. ओके. आप होल्ड किए 30 सेकंड्स, देन नीचे, फिर 30 सेकंड्स के बाद फिर 30 सेकंड्स होल्ड. पर होल्ड में ट्रिगर नहीं दबाना, साइड्स को कंट्रोल करना. बस होल्ड कीजिए, ऐसे 10 कीजिए, देन इंक्रीज टू 45 सेकंड. बेसिकली क्या है कि अगर आप 1 मिनट तक अच्छे से होल्ड कर सकते हैं तो देन कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं. एक्चुअली मैच में उतना करने की भी जरूरत नहीं, लेकिन आपकी कैपेसिटी है, आप एक मिनट तक आप अच्छे से होल्ड कर सकते हैं, देन यू हैव ऑल द टाइम टू शूट. बिल्कुल बिल्कुल सर. एक सर क्वेश्चन आया है कि ट्रिगर की परफेक्शन के लिए घर पे क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं अभी? ट्रिगर की परफेक्शन के लिए जी क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? हाँ, मतलब क्या, कैसे ट्रिगर को और परफेक्ट करने, ट्रिगर में मास्टरी करने के लिए घर पे क्या ये लोग कर सकते हैं अभी? ये क्वेश्चन आया है संदीप सिंह का. फॉर बेसिकली आपको ट्रिगर एक्सरसाइज एट होम. घर पे करते हैं तो इट्स ड्राई फायर, ड्राई फायर करनी है. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी चाहिए ड्राई फायर के लिए कि
ड्राई फायर दो धारी तलवार की तरह है। अगर आप अच्छे से करेंगे, टेक्निक फॉलो करके करेंगे तो आपका फायदा करेगा। अगर आप बेध्याने करेंगे तो उतना ही आपका नुकसान करेगा। हाँ हाँ। इसलिए क्योंकि आप जो चीज कर रहे हैं ड्राई फायर करने में, जो भी चीज कर रहे हैं वो उस चीज को पक्का करता है। तो अगर आप बिल्कुल। अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे, तरतीब से फॉलो करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो आपको वहां पे मदद करेगा, वो आपकी हाँ टेक्निक को सुधारेगा। जी। और इस एक रीजन इसलिए भी है कि आपको 15-20 मिनट से ज्यादा एक टाइम एक स्ट्रेच में 15-20 मिनट से ज्यादा होल्ड ड्राई फायर नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे बहुत बोरिंग चीज होती है ड्राई फायर करना। सो क्या होता है उसके अंदर कि कुछ देर के बाद आपका ध्यान भटकने लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप किसी क्लास में बैठते हो, 45 मिनट्स की क्लास होती है, तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान क्लास में कब कब रहता है? पहले 10-15 मिनट, एंड फिर आखिरी के वो 5-10 मिनट जो है, बीच का बिल्कुल ध्यान में नहीं होता क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम अटेंशन नहीं होता। तो बेसिकली इसीलिए 15 से 20 मिनट का करिए, क्योंकि वो स्पैन 15 से 20 मिनट आपका अटेंशन है, पूरा का पूरा आप उस पर लगा रहे हैं। देन ब्रेक ले लीजिए। ज्यादा ये नहीं कह रहा कि आपको सिर्फ 15-20 मिनट ही करना है, 15-20 मिनट एक टाइम पे करना, फिर छोड़ दीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद फिर 15-20 मिनट की, फिर छोड़ दीजिए। तो ये कि आपका अटेंशन बना रहेगा, पूरे अटेंशन से करना। बहुत बढ़िया सर, सही बताया आपने। क्योंकि आजकल काफी लोग जो है ड्राई का बहाना होता है, एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ में पिस्टल पकड़ी हुई होती है। तो ऐसे लोगों के लिए सिंपली यही कहना चाह रहे हैं आपकी, कोई फायदा नहीं है ऐसी ड्राई का। क्योंकि ड्राई जो है वो ये चीज है कि आपकी टेक्निक को पक्का कर रही है, और अगर आप गलत तरीके से कर रहे हो तो वो गलत चीज को पक्का कर देगी। तो ये पूरे फोकस के साथ होनी चाहिए। एक सर नया दिव्यांश का क्वेश्चन आया कि सर क्या ग्रिप में ग्लव पहनकर शूटिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। सिर्फ एक रैपिड फायर है जिसके अंदर ग्लव पहन के भी नहीं, बेसिकली आप सर्दियों में कवर होता है ग्लव को, कि हाथ ठंडे हो जाते थे, ग्लव कवर होता है जो पूरे ग्रिप को और हाथ को, उसमें भी रेस्ट खुला होना चाहिए, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ग्लव पहन के शूटिंग नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। एक रेणुका का क्वेश्चन आया कि सर प्लीज गिव सजेशन फॉर बाइंग न्यू एयर पिस्टल फॉर 12 ईयर बिगिनर। और 12 ईयर बिगिनर, 12 साल का कोई बच्चा बिगिनर है जो स्टार्ट करना चाहता है शूटिंग, तो वो एयर पिस्टल कहाँ से कैसे बाई करे, कौन सा बाई करे, ये क्वेश्चन है इनका। ये तो मैं नहीं बता सकता आपको आप कहाँ से बाय करें, कौन सी बाय करें। तो ये हाँ हाँ। जरूर बताऊंगा कि वो डिपेंड करेगा कि आपका 12 साल का जो बच्चा है उसकी बिल्ड कैसी है। अगर रेस्ट स्ट्रॉन्ग है तब आप नॉर्मल पिस्टल ले सकते हैं, लेकिन जनरली ये शॉर्ट बैरल आती हैं, हाँ जूनियर मॉडल या लाइट मॉडल्स बोलते हैं, लाइट मॉडल्स बोलते हैं, वो ले सकते हैं। एक जूनियर मॉडल होता है जिसमें छोटी बैरल होती है, छोटा सिलेंडर होता है। एक लाइट मॉडल होता है कि बैरल हल्की होती है, लंबा वो होता है, सिलेंडर्स कम होते हैं, छोटे होते हैं, छोटे हो तो जाते वो आप ले सकते हैं। सो बेसिकली क्या है कि हाथ जो है ज्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक सर क्वेश्चन है सर, टारगेट पे ड्राई ज्यादा करना चाहिए या दीवार के ऊपर ज्यादा करना चाहिए? दोनों को बराबर करना चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल। बेसिकली दीवार पे जब कर रहे हैं तब आप ट्रिगरिंग पे ध्यान दे रहे हैं, ट्रिगर हाँ एग्जीक्यूशन बाकी सब पे, लेकिन इवेंचुअली चलाना तो आपको टारगेट पे ही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इवेंचुअली आप टारगेट पे चलाएंगे तो वो भी एक कंपोनेंट है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। जब तक आप उस चीज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल सर। स्कैट बुक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ होम साइंस, डेफिनेटली स्कैट आपकी मदद कर सकता है, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए उसमें कि लोग उसको वीडियो गेम की तरह बना लेते हैं। सो हाँ फिर हाँ। उसका क्या हो जाता है कि एक टेक्निक हो जाता है, एक टेक्निक बन जाती है स्कैट में गोली मारने की, और फिर वो टारगेट पे जब आते हैं तो लगता नहीं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि बेसिकली वही होता है कि आपने स्कैट पे चलाना सीख लिया, हाँ हाँ। उसको ट्रेनिंग एड की तरह इस्तेमाल करना है, वीडियो गेम की तरह नहीं। तो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तरीका ये होता है, और स्कैट में आप बहुत अच्छा भी कर सकते हैं कि जैसे होता है कि कितना टाइट ग्रिप पकड़ना है, कितना लूज करना। अगर आपको डाउट है तो आप उस चीज को आप एक्चुअली करके देख सकते हैं। स्कैट पे करके टाइट ग्रिप पकड़ के चला के देखिए कैसा आपका पैटर्न बन रहा है, क्या बन रहा है। फिर लूज, फिर और लूज, जो आपको एक्सपेरिमेंट करना है आप उस पर कर सकते हैं, और उसको फटाक से आपको रिजल्ट दिख जाता है उसके अंदर। सो स्कैट
आप ट्रेनिंग एड की तरह इस्तेमाल कीजिए। जैसे आपने किसी चीज़ पे काम करना, आपने देखा कि ये मेरा पैटर्न है और मैं इस चीज़ में चेंज करना चाहता हूँ, इस चीज़ के लिए मेरे को ये एक्सरसाइज करनी, तो उसको करने के बाद आप वो चीज़ की ट्रेनिंग कीजिए एंड देन आफ्टर 2 वीक्स 3 वीक्स फिर आके देखिए स्टार्ट में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, कुछ फर्क हुआ। आज बहुत सारे मॉडल हैं, कोई वाई, आज वो और भी कंपनीज हैं बहुत सारी इसके अंदर, नॉट ओनली स्कैट। स्कैट इज बेसिकली एक चीज है जो उससे पहले एक नॉक्टेल हुआ करता था, अभी एक ट्रेस भी है, तो कई सारे हैं उसके अंदर, उनके कई सारे मॉडल्स हैं, तो विच एवर सूट्स योर बजट। ये मेरे क्वेश्चन ही समझ में आया। ऐसे ग्रिप में 3 पॉइंट का ट्रायंगल बनता है। मुझे ध्यान नहीं है आप कौन सी बात, किस चीज की बात कर रहे हैं, जो ग्रिप में 3 पॉइंट्स का ट्रायंगल कहाँ पे बनता है। स्कैट पे रैपिड फायर के लिए कैसे करना है, तो मैंने कभी किया नहीं उसको स्कैट के ऊपर रैपिड फायर का, सो मेरे को भी बेसिकली नहीं पता कैसे होगा, तो वो आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। एनीथिंग एल्स, किसी चीज के बारे में और कुछ आइडिया, कुछ पता करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं? कोचिंग अकेडमी फॉर, नहीं अभी तक मेरी कोई अकेडमी नहीं है। सर आपका ये स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हैं, अभी आप अभी जब बात कर रहे हैं अपन, तो एक बच्चा बोल रहा है आपका स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हैं आप अभी, ये जो बातचीत चल रही है इसके दौरान। चल, हाँ। सो टारगेट वॉल कितनी देर, हाँ ड्राई फायर और वॉल पे फायर कितना करना चाहिए, कोई इसका एग्जैक्ट जवाब नहीं है कि कितना करना चाहिए, लाइक कि कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब जितनी प्रैक्टिस करें उतना कम है, लेकिन बेसिकली जब भी प्रैक्टिस करें तो पूरे ध्यान से प्रैक्टिस करें, क्योंकि बेध्यान में प्रैक्टिस करने से नुकसान ज़्यादा है। और आपकी कैपेसिटी कितनी है, ये मैंने बोला कि अगर आपको 5 घंटे करना चाहिए, तो आज आप चलाते सिर्फ 1 घंटा प्रैक्टिस करते हो, तो एकदम से 5 घंटे करना शुरू करोगे तो आपको नुकसान होगा, बॉडी को फटीग होगा, बॉडी में इंटरनल चोटें लग सकती हैं उसके अंदर। तो बेसिकली इसको कैपेसिटी को आपको ओवर टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा। दिन में ओवरऑल 4 5 6 घंटे आप कर लीजिए, 5 to 6 days a week आपके लिए काफ़ी होना चाहिए। बिल्कुल। एक सर क्वेश्चन है कि जितने भी प्रेसिजन के इवेंट है, जैसे 10 मीटर में भी है, 25 मीटर में भी स्लो फायर करते हैं, 50 मीटर में भी, तो क्या कोई अगर एक शूटर सभी इवेंट कर रहा है तो एक ही जगह एमिंग एरिया रखे या सब इवेंट्स में अलग अलग जगह रखना चाहिए इनको, इसका कुछ प्लस? नो फायर बेसिकली आपका कैसा कंफर्टेबल है उस पे करना चाहिए। आपको 6 o'clock एम करना है, आप कितने आराम से उसको 6 o'clock कितना कंफर्टेबली आप कितने डिस्टेंस पे कर सकते हैं, उतना मतलब आप अंदाजन उसी के आसपास रहना चाहिए, पर वो इवेंट पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे कर रहे हैं, डिस्टेंस पे, टारगेट कितना बड़ा दिख रहा है, टारगेट तो छोटा दिख रहा है, उस सब पे डिपेंड करेगा। तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट आइडियली उसी के आसपास रहना चाहिए। ओके सर, ये रिस्ट लॉक क्या है, ये क्वेश्चन आया है कि रिस्ट लॉक क्या है और इससे हाउ टू प्रिवेंट रिस्ट ब्रेक। क्या चीज? रिस्ट लॉक क्या चीज है, मतलब ये जो शूटिंग में हम एक शब्द यूज करते हैं रिस्ट लॉक कलाई के लिए, तो ओके, एक संदीप सिंह करके हैं, वो पूछ रहे हैं कि रिस्ट लॉक एक्चुअल में है क्या चीज, कैसे किया जाए और कैसे इसका ब्रेक हो रही है किसी की, तो वो कैसे इसको करे ओवरकम। बेसिकली क्या है, आपको शूटिंग में हर एक चीज जो है आपको वो करना है, कंसिस्टेंट होना चाहिए। एक जी। आपको स्टेबल बेस चाहिए जिससे कम से कम मूवमेंट हो। तो आपने पिस्टल पकड़ रखी है, अब नाउ अगर ये है, एक बार आपने ऐसे चलाया, एक बार ऐसे चलाया, एक बार ऐसे चलाया, फिर ऐसे चलाया, फिर ऐसे करके चलाया, तो इसमें सब कुछ चेंज हो जाएगा। सो बेसिकली आपका ये जो मूवमेंट है
एक जगह फिक्स, जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं उसको फिक्स करके, और वहीं पे कि उसके बाद ये मूवमेंट ना हो, बिल्कुल ये सर। जो मूवमेंट है ये मूवमेंट ना हो, इसको, इस चीज को एक जगह पे फिक्स करना, इसको रिस्ट लॉक बोलते हैं। और ये नेसेसरी इसलिए है क्योंकि आप एक बार आपने ऐसे चलाया, फिर इसको ऐसे चलाया, तो ये सारा चेंज हो जाएगा। आपका सर चेंज होगा तो उसके साथ साथ आप ये सब चेंज कर दो। वैसे भी होल्ड करते करते ध्यान इधर उधर गया तो इस तरह हाथ ऐसे चला जाएगा। लेफ्ट हैंड शूटर्स के लिए हाथ जो है वो ऐसे जाएगा। तो इसको रिस्ट लॉक करना, और प्लस रिस्ट लॉक करने के लिए लोग क्या करते हैं, जनरली ग्रिप टाइट कर देते हैं, बहुत ग्रिप टाइट करने, ग्रिप टाइट नहीं करना, बेसिकली इसको लॉक करना, इस एरिया को, एंड इधर मसल्स बहुत कम है, सो इसको आपको लॉक करने के लिए ये मसल्स आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, फोर आर्म मसल्स। फोर आर्म मसल से आपका रिस्ट लॉक होता है। ये देखिए अभी लॉक है, लेकिन फिंगर आराम से घूम, और यहाँ से रिस्ट लॉक, रिस्ट को लॉक करके फिंगर, जहाँ पे आपने ग्रिप टाइट कर दिया वहां पे फिंगर आपकी मूवमेंट जो है स्मूथ नहीं रहेगी मूवमेंट। और रिस्ट लॉक करेंगे, रिस्ट लॉक होने से इससे ये रिस्ट लॉक हो गया, लेकिन फिंगर की मूवमेंट चल। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बताया आपने। एक सर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आया है, क्योंकि आजकल ये कंपटीशन का दौर है और लोग क्या कर रहे हैं कि बड़े जल्दी जल्दी अचीवमेंट के लिए बच्चों को जल्दी अर्ली शूटिंग स्टार्ट करवा देते हैं। तो एक क्वेश्चन आया है कि 25 मीटर का इवेंट कितने साल के बच्चे से स्टार्ट कराना चाहिए? मेरे हिसाब से शूटिंग बेसिकली आपको स्टार्ट करवाना चाहिए जब तक आपका बच्चा रफली एक 12 साल का हो जाए। अगर फिजिकली बिल्ट अच्छा है तो थोड़ा जल्दी करा सकते हैं, फिजिकली कमजोर है, बॉडी का बिल्ट कम है तो थोड़ा सा लेट। और लेकिन स्टार्ट आपको हमेशा एयर से करना चाहिए, एयर पिस्टल से, क्योंकि एयर पिस्टल जो है सब सब पिस्टल्स का बेसिक एयर पिस्टल, उसमें आपको एरर्स भी दिखते हैं अपने, उसमें रिकॉइल नहीं है, उसमें धमाका नहीं है, तो जो फॉलो थ्रू और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे क्लियर होते हैं उसके अंदर। एंड उसके बाद अब साथ में जब वो हो जाए, साल 2 साल, जब तक उसमें थोड़ा सा प्रोफिशिएंसी आ जाए कि हाँ ये अच्छे से चला सकते, तब आप बिल्कुल 25 में शिफ्ट कीजिए बिल्कुल। या फ्री पिस्टल में शिफ्ट कीजिए। तो बेसिकली शिफ्ट भी क्या करना है, वो स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ एयर फिर भी रहना चाहिए, चाहे आप इंटरनेशनली आप है कि जितने भी बड़े शूटर हो जाए आप किसी इवेंट के, आप एयर हमेशा करते हैं। और एयर वो हो सकता है कि इंटरनेशनल कंपटीशन में ना करें, लेकिन वो ट्रेनिंग जरूर करते हैं, क्योंकि उससे आपका बेसिक रिवाइज होता रहता बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक सर क्वेश्चन है कि कंपटीशन जोन में कैसे आया जाए? कंपटीशन से पहले उस कंपटीशन जोन के अंदर आने के लिए क्या ट्रेनिंग कर सकते हैं, क्या मेंटेलिटी होना चाहिए? है। कंपटीशन जोन के लिए हाँ मतलब ये एक ट्रेनिंग का है, ट्रेनिंग के मोड में जाते हैं। एक ट्रेनिंग मोड होता है, फिर एक कंपटीशन टाइम होता है। अब आप कंपटीशन जोन का मतलब बेसिकली मैच के दौरान कंपटीशन जोन है, या एक पूरा जो 2-3 महीने का मैच के टाइम। लिए, मैच के लिए, मैच के दौरान। मैच के दौरान ये आपको अपने लिए अपने आप बनाना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल सकता कि आप ये करो या वो करो। कुछ होते थे ऐसे, कुछ जैसे एक एग्जांपल है, एक राइफल शूटर थे, उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया, कहते कि मैं मैच में कैसे जाती, कहते जब मैं मैच में जाती हूँ तो मेंटली मैं अपने आसपास एक पर्दा बना देती और वो पर्दे को खींच लेती हूँ मेंटली, कि मैंने अपने आसपास पर्दा बना दिया। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं, एक बेड के आसपास कर्टन बना देते हैं, कहते मैं अपने हिसाब आसपास वो एक मेंटली पर्दा बना देती हूँ और उसको बंद करती हूँ मेंटली, कि ये बंद हो गया, कि अब मैं यहीं पे हूँ, एवरीथिंग इज हियर नाउ। तो ये तो बहुत इसी तरह से सब कुछ बनाना पड़े। एंड साथ में ये भी बोला कि ये चीज जो है ये हर बारी काम नहीं करती, कुछ टाइम बिल्कुल। काम करती है, देन वो कुछ और चीजें ढूंढती थी करने के लिए, फिर कुछ और चीजें, फिर कुछ और। तो मेरे कोच ने इसको नाम दिया था मेंटल वॉकिंग स्टिक्स, कि अपने बहुत आप बढ़िया। को मदद करने की कैसा है। रिस्क का था फ्रंट साइड। हाँ, एक क्वेश्चन है कि फ्रंट साइड ड्रॉप होता है ट्रिगर स्क्वीज करते हुए। सो इसका दो रीजंस, जो प्रोमिनेंट दो रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ, कि जब आप ट्रिगर स्क्वीज कर रहे हो तब आपका नजर, क्योंकि वो आखिरी मोमेंट है, तो आपकी नजर टारगेट की तरफ भाग रही है, तो जैसे ही टारगेट की तरफ जाएगी तो आपका फ्रंट साइड नीचे हो जाएगा। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आप जैसे ट्रिगर दबा रहे हो
तो आपका जो हाथ है, ट्रिगर फिंगर आपका दब रहा है और ये दूसरी फिंगर्स आपकी लूज पड़ रही है, जो ग्रिप है वो लूज पड़ रही है। तो ये लूज पड़ेगा तो आपका हाथ नीचे है। सो एंड बेसिकली इसका है कि ये आपका जो मसल है, जो आपका ट्रिगर दबा रहे हैं, तो सिर्फ यही काम करना चाहिए। सिर्फ ये फिंगर जो है, सिर्फ ये फिंगर काम कर रही है, कोई और फिंगर काम नहीं कर रही। काम नहीं कर रही का मतलब ये नहीं कि दबा नहीं रही, इसका ये भी होता है कि छोड़ नहीं रहा। बाकी सिर्फ ओनली तो इसको होता है कि सिर्फ यही फिंगर मसल मूव कर रही है और कोई मसल मूव नहीं कर रही। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। और हम ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच गए हैं आज के सेशन के, 4 बज चुके हैं। अगले सेशन के लिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने क्वेश्चंस रेडी रखें। और आज का सेशन जैसा कि आप सभी ने देखा है बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही अच्छी अच्छी टेक्निक्स हमें बताई सर ने। और ब्रीदिंग के कोई डाउट नहीं छोड़े हैं, और ग्रिपिंग का भी और बाकी भी क्वेश्चन हमने लिए हैं इसके अलावा भी। तो थैंक यू वेरी मच समरेश सर आज के सेशन के लिए। थैंक यू प्रकाश, मेरे और अपॉर्चुनिटी। आप जी, और आप सभी का धन्यवाद। और नेक्स्ट सेशन के लिए हम फिर से मिलेंगे अगले सेशन के अंदर। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, नमस्कार।